सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब बात तो शुरू करेंगे हम इंडिया पाकिस्तान से ही। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं, जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है। और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तो तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था। और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और लिखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि एक पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। सर, जिस तरह से दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके बाद के अभी तक के जो हालात आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भारत अचीव करना चाह रहा था, क्या उन अटैक से वो अचीव हो गया, या पहले ही डायलॉग पे चले जाना चाहिए था? लेकिन डायलॉग का तो कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में न था और न होगा। आप देखिए, इतनी बड़ी चीज जिसमें अमेरिका खुद मुलव्विस हुआ, जिसमें खुद शिरकत की। आप ईरान और इजराइल की ये जो जंग देख लें जो 12 दिन चली, आप इसमें देख लें कि सारी दुनिया एक तरीके से मुतासिर हुई। लेकिन उसमें भी डायलॉग, एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग ही तो उसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है। बिना डायलॉग के कहाँ कोई बात होती है? डायलॉग यहाँ पे भी, क्योंकि अब देखिए, हम ना
اپنے دوست تو چن سکتے ہیں لیکن پڑوسی ہم نے جو ہم کو وراثت میں ملا ہے وہی پڑوسی ہمیں رہیں گے. تو بہتر ہوگا کہ ہم لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ رہیں. دہشت گردی سے ہم پرہیز کریں. ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانا بند کریں. ثبوت پیش کرنا، ثبوت مانگنا بند کریں. کیونکہ یہ ہم کچھ بھی ہو جائے، پاکستان جہاں ہے وہی رہے گا، ہندوستان جہاں ہے وہی رہے گا. اور اگر آج 75 سال سے ہم لوگ اگر ایک ساتھ ہیں تو آج مان لیجئے کہ آگے بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے. پاکستان ہندوستان کو اسی طرح رہنا ہے تو بہتر ہے کہ دوست اور بھائی کی طرح رکھیں. جب پاکستان بنا تھا، جب پارٹیشن ہوا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان ویسے ہی رہیں گے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، کچھ اس طریقے کے تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے رہیں گے. اور کچھ دن چلے بھی. غالباً یہ 1954 تک ایسے حالات رہے. مجھے تو یاد نہیں ہے کیونکہ میں 3 یا 4 سال کا رہا ہوں گا، لیکن میں سنتا تھا کہ تعلقات بہت اچھے تھے، آمد و رفت اچھی تھی، لوگوں کا آنا جانا، شادی بیاہ، بہت اچھے تعلقات تھے. اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ ایوب خان صاحب کے زمانے سے حالات بگڑتے چلے گئے، جنرل ضیاء کے ٹائم میں اور بگڑ گئے، اس کے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں تو جو بچی کچی کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو اگر میں دیکھوں کہ اس میں جنرل ایوب صاحب سے لے کر کے اگر آج تک آپ دیکھیں تو جب تک یہ ہمارے فوجی حکمران رہے انہوں نے تو جو بیڑا غرق کر سکتے تھے کیا ہی. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی اس میں بہت بڑی ایک طریقے سے ان کا بھی ہاتھ رہا ہے کہ ایک دوسرے ملکوں کے بیچ میں یہ ایک طریقے کا ٹینشن پیدا کرنا. اور یہاں دانش مندی کی ضرورت ہے، ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مٹا نہیں سکتا ہے. آپ نے ابھی بھی اس تناؤ میں یہ دیکھا، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے شکست دے دی. ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ایسٹس بالکل تباہ کر دیے آپریشن سندور میں. میں جانتا ہوں کہ اس کے اگر جو ثبوت ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے رفیل گرا دیے. ثبوت اگر ہے تو بہرحال، لیکن اگر اس سے کوئی بہت ریزلٹس یا کانسیکوینسز تسلی بخش کسی کے لیے آئے ہو تو چلیے. لیکن میں ہمیشہ اس بات کا یہ میرا ایک زور رہا ہے اور میری ایمفیسس رہی ہے کہ ڈائیلاگ اور انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہم آگے زیادہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن دہشت گردی دونوں دیشوں کو آگے آ کر کہنا ہوگا دہشت گردی کا کوئی جگہ ایک سویلائز سوسائٹی میں نہیں ہے. دہشت گرد جہاں بھی ہو، کراس بارڈر ٹیررزم وہ ختم ہونا ہی ہے. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے. اب وہ زمانے چلے گئے جب کراس بارڈر ٹیررزم آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں، آئی ٹی کے زمانے میں کسی کا چھپ جانا، انڈر گراؤنڈ ہو جانا بہت آسان نہیں ہے. جس طریقے سے ان کو بین کر کے دنیا میں مارا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا. اگر آپ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ دیکھ لیں اس میں بھی آپ یہی دیکھیے گا کہ اب جو حالات آ گئے ہیں وہ اس میں کسی کا بہت زیادہ اس طریقے کے لوگوں کا سروائیو کرنا بہت آسان نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے سر، اور ہونا بھی یہی چاہیے. ظاہر ہے کہ خود بھی امن سے رہیں اور دوسرے کو بھی رہنے دیں، پالیسی تو یہی ہونی چاہیے. لیکن سر کہیں نہ کہیں ایک سیکشن ایسا بھی ہے پاکستان میں، ہو سکتا ہے اور جگہ پر بھی ہو، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کیونکہ ہتھیار بیچتا ہے، امریکہ ہی ہر جگہ جنگ کرواتا ہے. اور ابھی ایران اور اسرائیل کی جو ایک جنگ چلی 12 دن، اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد ٹرمپ صاحب بیچ میں آئے، وہ پاکستان ہندوستان کے بیچ میں بھی آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں امریکہ جنگ کروا رہا ہے یا امریکہ جنگ کو روک رہا ہے؟ اور دوسرا ایران اور اسرائیل کی وار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آرمز مینوفیکچر آپ نے بجا فرمایا کہ آرمز مینوفیکچرنگ دنیا کا سب سے بڑا دھندا اور بزنس ہو چکا ہے. اور جہاں کہیں بھی اگر آپ دیکھیں لڑائی کروانا، اب رشیا یوکرین کا وار آپ لے لیں، رشیا یوکرین کا وار مجھے معلوم نہیں کتنے سالوں سے آج چل رہا ہے، اتنے سالوں سے چل رہا ہے، نتیجہ 0/0. اب آپ آ جائیں ایران اور اسرائیل کے وار کے اوپر، 12 دن یہ چلا. ٹرمپ صاحب نے تو دانش مندی کی ساری حدیں ہی پار کر دی. کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد فیصلہ لوں گا، کبھی کہتے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرا دیا. ہندوستان پاکستان میں سیز فائر انہوں نے کرایا. ہمارے منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے ان کا نام بھیجیں گے، پیشکش کریں گے. اب 12 دن کی یہ جو جنگ چلی، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ فتح ان کی ہوئی ہے. اگر فتح ان کی ہوئی ہے تو شکست کس کی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے موٹی بات یہ بتا دیں کہ اس 12 دن کے جنگ میں کیا جو حماس کے پاس جو اسرائیلی ہوسٹیجز تھے چھوٹے؟ یا غزہ میں جو ہوسٹیجز تھے وہ چھوٹے؟ اور اگر نہیں چھوٹے تو کیوں نہیں چھوٹے؟ دوسری چیز یہ تھی کہ حماس پوری طریقے سے ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. لیکن جو تباہی B-2 اسٹیلتھ ہوائی جہاز امریکہ کے
और अमेरिका ने पूरे अपने बैकग्राउंड डिप्लोमेसी के साथ साथ उसके साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसको, और जो अपने फोर्सेस थी उसने करीब 30 के करीब टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दागी। B-2 स्टेल्थ से उसने 14 GBU-57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है, वही कर सकता है। 15 न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान के मारे गए, जो कि इजराइल का दावा है। इजराइल ने यह कहा कि ईरान की पूरी स्काई पे इजराइल का एक तरीके से कब्जा है और पूरी तरीके से उसका कंट्रोल है। अब ईरान के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अपनी हुकूमत को बचाने, अयातुल्ला को बचाने में और अपने तेल को बचाने में उसने एक तरीके से एक शिकस्त मान ली और सरेंडर कर दिया। ये एक पक्ष का कहना है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में अगर आजू साहब कहें तो दो बातें सामने आती हैं। इजराइल कहता है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। गौर से सुनिएगा, इजराइल कह रहा है तबाह कर दिया है। यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि तबाह नहीं किया है, सिर्फ कुछ महीनों को उसको पीछे कर दिया है। ये इसके भी इम्कानात हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, वो सुरंग के जरिए कहीं और पहुंचा दिया है। अगर इसके इम्कानात है और अगर ये हुआ है तो ये मान के चलिए कि कुछ ही महीनों में, जैसा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के एक सोर्स का ये भी कहना है कि अगर एनरिच्ड वेपन ग्रेड यूरेनियम कहीं और पहुंच गया है तो इसके ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान कुछ महीने या मैक्सिमम 1.5-2 साल में फिर अपने पैर पे खड़ा होकर के वो वेपन ग्रेड यूरेनियम के जरिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का उसमें सलाहियत आ जाएगी। ये तो बात थी यूरेनियम की, लेकिन आपको ये भी आपने सुना होगा, आप तो इतनी ज़हीन जर्नलिस्ट हैं, नॉर्थ कोरिया ने क्या पेशकश नहीं की थी कि हम देंगे न्यूक्लियर वेपन? क्या रशिया ने या चाइना ने ये पेशकश नहीं की थी कि ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स? चाइना ने तो खैर बहुत ही संजीदगी से, बहुत सोच समझ के उसने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन दबी जबान से रूस ने और दबी जबान से नॉर्थ कोरिया ने तो ये पेशकश की ही थी। तो ये मान के चलिए कि अगर ये हमला हुआ, इजराइल का कहना कि हमने तबाह कर दिया, अमेरिकन इंटेलिजेंस का एक लॉबी ये कहती है कि उसने तबाह नहीं किया, उसने सिर्फ उसको 1.5 साल 2 साल पीछे कर दिया है। और उसके बावजूद अगर हम कहते हैं कि तबाह ही कर दिया है, अगर नॉर्थ कोरिया के हथियार वहां पहुंच जाते, रोग न्यूक्लियर वेपन्स, तब ढाक के 3 पात वही घर के बुद्धू घर को आए। लेकिन जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं वो बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आप इसको देखें कि कौन क्या क्लेम कर रहा है, वो चीज बड़ी दिलचस्प होगी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और विक्रम सिंह साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इस लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस को लेकर आते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।